हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडगो क्लासेस। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूपी जीआईसी लेक्चरर 2026। आगामी 3 महीने बाद आपकी जो एग्ज़ाम होने जा रही है मई में, 3 मई, इसका नोटिफिकेशन जो कैलेंडर में लिखी गई है डेट, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक टारगेट लेके चलेंगे और सारा जो सिलेबस हमें प्रिस्क्राइब किया गया है उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो उसी के बेस पर उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ ये जो वीडियो है उन सारे एग्जामिनी के लिए भी हेल्पफुल होगा जो जो एस्पायरेंट बीपीएससी 4 का पीजीटी का तैयारी करने जा रहे हैं, या फिर आगामी जो हल्ला है कि आपका बिहार में बेट का एग्ज़ाम्स होगा, तो उस अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, आपके ड्रीम कॉलेज में प्रोफेसर बनने का है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये जो चौसर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर, ओके, और यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीट, यूजीसी नीट और बहुत सारे जो इंग्लिश का जहाँ भी बात आती है, तो ये जब चौसर की बात आती है तो यहाँ पर पार्ट 1 में उनकी बायोग्राफी और वर्क्स को हम देखेंगे। और ये वीडियो को आप स्किप मत करना, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँगा। इसमें बात करूँगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चौसरियन एज को, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट को, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या रहा, रिलीजियस एस्पेक्ट क्या रहा, क्रोलिनियर वॉर क्या रहा, ठीक है, क्रोलाइन वॉर, लैंकेस्ट्रियन वॉर क्या रहा, द ब्लैक डेथ क्या था, उनकी वर्क्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। कैंटरबरी टेल्स, उनकी क्रोनोलॉजिकल्स जो हिस्टोरिकल्स लाइफ रहा है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। उनकी जो मेजर वर्क्स रहा है, जैसे कि द बुक ऑफ डचेज रहा है, द हाउस ऑफ फेम रहा है, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स रहा है, कैंटरबरी टेल्स रहा है, ट्रॉयलस एंड क्रिशिएड रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो इस और सेकंड जो पार्ट आएगा कम, तो उस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कैंटरबरी टेल्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, कहानी को समझेंगे। और एक थर्ड वीडियो जो इस पर लाएंगे एज ऑफ चौसर का, उसमें कंप्लीट एज ऑफ चौसर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं उस सबको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। हम लोग ये वीडियो जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखना है और दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते बिना डिले किए हुए। दोस्तों, आपको पता है द एज ऑफ चौसर की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो पीरियड स्टार्ट होती है, जो काल स्टार्ट होती है 1340 से लेकर 1400 तक। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है ये पीरियड इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस पीरियड में एक ट्रांजिशन और ट्रबुलेंस, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलाव होती है, बहुत सारे कसमकस, बहुत सारे चीज़ें में चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पीरियड को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक डाइवर्जेंट पीरियड कहा जाता है, जो कह सकते हैं कि पुराने जो ओल्ड थिंग्स थे, ओल्ड जो विचार थी, उन सभी चीज़ों को चेंज करके एक नए विचारों में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो ये जो हम बोल सकते हैं इस पीरियड को मिडाइवल और रेनेसां पीरियड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बहुत सारे चेंजेज आती है, रिमार्केबल चेंजेज आती है, सोसाइटी, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंजेस, ओके। कह सकते हैं कि ये जो पीरियड रहा कि क्रूशियल 100 ईयर्स वॉर है ना, जो वॉर भी हुआ था, बहुत 100 साल चला, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चला, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक मोड़ लिया है ना। ये एक अपने वजूद को कायम रखने के लिए भी ये वॉर चल रहा था कि कौन कितने शक्तिशाली है, कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, इन सारी चीज़ों को भी देखा जा रहा था। तो द पीरियड, जो पीरियड था, द बिगनिंग ऑफ न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये पीरियड जो था शुरुआत थी नई भाषा की, नई लिटरेचर की। इंग्लिश केम टू इट्स ओन बिकॉज ग्रेट वर्क डन बाई चौसर। अगर हम बात करते हैं कि चौसर की, जॉफ्री चौसर इनका पूरा नाम था, जियोफ्री चौसर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जोफ्रे चौसर इनकी पूरी नाम थी। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो इसके पहले क्या इंग्लिश बोली नहीं जाती थी? इंग्लिश किन लोगों की भाषा होती थी? तो दोस्तों मैं बता दूं कि इंग्लिश जो है
जोफ्री चौसर के पहले भी बोली जाती थी, लेकिन जो अरेंज और सही तरीके से जो अरेंज करके जो उस फॉर्मेट में लिखा गया वो जोफ्री चौसर का ही हाथ है, इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके पहले कॉमन इंसान के लिए इंग्लिश एक भाषा होती थी, लेकिन इलाइट ग्रुप के लिए अगर हम बात करें तो आपका इंग्लिश नहीं था। बाद में जोफ्रे चौसर ने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, इंग्लिश को एक इम्पॉर्टेंट भाषा के रूप में उन्होंने लाया। कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे वर्क किया। विलियम लैंगलैंड, इस समय विक्लिफ और जो थे, इन 3-4 लोगों ने मिलकर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स जो था, ट्रेड और कॉमर्स इसमें ग्रोथ हो रही थी। फ्यूडलिज्म जो है शुरुआत में ब्रेकडाउन ख़त्म हो रही थी एंड फीचर्स ऑफ मनी इकोनॉमी केम इनटू बीइंग। और जो इकोनॉमी है, जो मनी इकोनॉमी है, वो शुरुआत हो चुकी थी उसकी। चर्च की जो अथॉरिटी होता है टू बी क्वेश्चंस विथ रिफॉर्म्स लाइक विक्लीफ। ओके, पहले जो चर्च के पादरी लोग होते थे, जिसको हम प्रीस्ट कहते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई नहीं जाता था, उनके खिलाफ कोई नहीं जाता था। तो लेकिन बाद में उनसे क्वेश्चन, उनके सवाल उनसे किए जाने लगे और उसमें इम्पॉर्टेंट रोल अगर किसी का आता है तो विक्लीफ का आता है, विक्लीफे का आता है ना। उन्होंने अपनी वॉइस से अपने लोगों, कॉमन इंसानों के लिए आवाज़ बने। ट्राई टू अवेकन द कॉन्शियस ऑफ सोसाइटी। उन्होंने जगाया, लोगों को जगाया और मतलब अवेयर किया है कॉमन इंसान को, एक राइट दिलवाने के लिए उन्होंने चर्च के पादरियों से लड़ा। 14th सेंचुरी की अगर हम बात करें, जो जोफ्री चौसर की अगर बात हो रही है, तो मार्क्ड बाय वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड रिबेलियन अगेंस्ट फ्यूडल इंस्टीट्यूशन एंड रॉयल अथॉरिटी। तो 14th सेंचुरी में, है ना, बहुत बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि जो फ्यूडल इंस्टीट्यूशन था, फ्यूडल इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब है कि जो रॉयल घराने से जो राजशाही है ना, उन पादरी, इन्हीं के हाथों में सत्ता होती थी। तो उन सारे चीज़ों से के खिलाफ उन्हीं के हाथों में सिर्फ सत्ता होना, ये सभी के मतलब खिलाफ में लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। फिर आगे हम आते हैं तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चौसरियन एज। चौसरियन एज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहा है, उसमें से एडवर्ड एल्बर्ट जो थे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में, मेन कैरेक्टर के रूप में एडवर्ड एल्बर्ट का जो नाम आता है मेन कैरेक्टर के रूप में आता है। ठीक है, इनके अनुसार अगर हम बात करें कि अ क्यूरियस मॉडर्न नोट बिगिन टू बी अपारेंट एट दिस पीरियड। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे हम बढ़ते हैं। सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट कैसा रहा, ये भी देख लेते हैं। 14वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, स्टिल वेरी मच डिवाइडेड इनटू 3 ट्रेडिशनल स्टेट। 3 ट्रेडिशनल ई स्टेट में डिवाइड किया गया। पहला जो था, जो प्रे करते थे, जो इन मतलब जो सोसाइटी को जो वैसे लोगों में रखा गया, जो पूजा पाठ करते थे उन्हें उसको चर्च के पार्ट में रखा गया। ठीक है, जो फाइट करता है उसे नोबैलिटी कहा गया। ओके, और जो काम करता है उसको एवरीवन एल्स कहा गया, दोज हु वर्क एवरीवन एल्स। ओके, कॉमन में डाल दिया गया। तो इस तरीके से 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया सोसाइटी को, है ना। और इस तीनों में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता था वो चर्च होता था। ठीक है, वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन होती थी। कब की बात हो रही है, ये चौसर की थोड़ा सा पहले की बात हो रही है, स्टार्टिंग ऑफ द चौसर एरा की बात हो रही है ना। और द क्राउन, द नोबिलिटी एंड द चर्च ओन्ड अबाउट 75% इंग्लिश लैंड। और जो इंग्लिश लैंड थी, ज़मीन थी, जो अथॉरिटी थी, वो किनके पास 75%, यानी 100% में से 75% जो थी वो क्राउन के पास होती थी, नोबिलिटी के पास होती थी और चर्च के पास होती थी। राजा, है ना, नोबिलिटी जो फाइटर्स हो गए और चर्च जो आपके जो पूजा पाठ करवाए गए। तो इस तरीके से 75% इन्हीं लोग के पास ये लैंड और पावर होती थी। इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या रहा है, इनको भी डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक ऑफ मेडाइवल इंग्लैंड वाज ओवरवेलमिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वगैरह पर मतलब डिपेंडेंट थे, है ना, मेडाइवल इंग्लैंड के लोग। एग्रीकल्चर वहाँ पर होती थी। चौसर एज की अगर हम बात करें, वॉज अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूस इकोनॉमिक ऑफ हेवल ड्यू टू द ब्लैक प्लेग। ओके, पॉपुलेशन है रिड्यूस्ड। अगर हम बात करें चौसर एज की, तो वहाँ पर अगर देखा गया कि एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आया, जिसको बहुत बड़ी एक डिजीज़ फैली, ब्लैक प्लेग। ओके,
प्लेग फैली जिससे इकोनॉमिक और जो पॉपुलेशन था उसको ख़त्म कर दिया। बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन और इकोनॉमी को डैमेज किया। ठीक है। 100 ईयर्स वॉर एल्सो, और जो 100 साल जो वॉर चल रही थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया किस चीज़ को ख़त्म करने में, धन, पॉपुलेशन और इकोनॉमी को ख़त्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। 14th सेंचुरी जो था, टाउन बिगेन टू फंक्शन एज कॉमर्शियल सेंटर। टाउन की तरफ लोग क्या करने लगे, मूव करने लगे, और टाउन एक कॉमर्शियल सेंटर बन गया। बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और स्टिल अनडेवलप्ड, लेकिन जो लंबे डिस्टेंस में जो टाउन थे वो अभी डेवलप नहीं हुए हैं। देयर वॉज राइज ऑफ द मर्चेंट क्लास एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड गिल्ड्स। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मर्चेंट क्लास के लोग, जो व्यापारी लोग हुए, उनका मतलब उनकी संख्या बढ़ने लगी। और ट्रेड गिल्ड्स मतलब व्यापारी लोग आपस में मिलकर एक समूह बनाया, जैसे कि 2, 4, 10 मिलकर व्यापारी एक समूह बनाया, और उस समूह का पावर जो होता था, उन्होंने डिसाइड किया कि ये सारे व्यापारी इतने जगह को कंट्रोल करेगा, है ना। उसी के समूह से कुछ भी अगर उस एरिया में जब कंट्रोलिंग उनके हाथ में रहेगा, तो उस एरिया में दूसरा लोग अगर व्यापार करना चाहेगा, बिजनेस करना चाहेगा, तो उनसे परमिशन लेनी होगी। तो ये सभी ट्रेड गिल्ड्स कहा गया। क्राफ्ट्समैन, आर्टिसन, मर्चेंट्स फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब धीरे धीरे जब प्लेग आया, लोग शहर की तरफ मूव करने लगे, डेवलप होने लगा, व्यापारी वर्ग काम करने वाले लोग को पावर आने लगा उनके हाथों में, मतलब तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रहा था। चर्च, नोबैलिटी, इन सभी से पावर शिफ्ट कहाँ कर रहा था, एक जो हम बताए थर्ड जो क्लास थी सोसाइटी का, जिसको हम लोग एवरीवन एल्स कह रहे थे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉमन इंसान कह रहे थे, काम काज करने वाले लोग कह रहे थे, तो वहाँ स्विच कर रहा था। और ये एरा अब चौसर का एरा आ गया था, उस समय की बात हुई। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वूल इंडस्ट्री बिकेम ए इम्पॉर्टेंट सेक्टर। वूल इंडस्ट्री उस समय इम्पॉर्टेंट सेक्टर बना। वुलन इंडस्ट्री मूव इनटू रूरल एरिया, और जो वुलन इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र की तरफ मूव किया, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही थी और साथ ही साथ वर्कर की भी ज़रूरत पड़ रही थी, है ना। इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग वूल ऑफ फ्लैंडर्स कहते किसे, टू फ्लैंडर्स, मतलब जो वूल को एक्सपोर्ट किया जाता था फ्लैंडर्स को, जो डच स्पीकिंग नॉर्दर्न रीजन्स जो होती, बेल्जियम का जो नॉर्दर्न रीजन था जहाँ पर डच लोग बोलते थे, डच भाषा बोली जाती थी, उसी को फ्लैंडर्स कहा जाता, उन्हें सेल किया जा रहा था। क्या सेल किया जा रहा था, ऊन को। द इंग्लिश बिगेन टू मेक क्लोथ देमसेल्व्स ऑन ए लार्ज स्केल। फिर उसके बाद धीरे धीरे कपड़े बनाए जाने लगे। ठीक है। अगर हम बात करें द टाउन ऑफ बाथ के, तो इम्पॉर्टेंट बन गया किस लिए, वूल इंडस्ट्री के लिए एक प्लेस बना। ठीक है, वूल इंडस्ट्री के लिए। चौसर के एज में और बात करते, पीजेंट बिगेन टू रियलाइज देयर वर्थ एंड स्टार्टेड डिमांडिंग बेटर वेजेस एंड। चौसर के एज में किसान लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि उनकी जो अहमियत है वो बढ़ने लगी है, उनकी डिमांड बढ़ने लगी है। तो जब उनकी वैल्यू, अपनी वैल्यू को पहचानने लगे, तो उन्होंने डिमांड किया किस चीज़ की, बेटर वेजेस की, बेटर जो अच्छी जो दिन मजदूरी होती है, दिहाड़ी होती है, सैलरी होती है, उस सब चीज़ों की उन्होंने डिमांड किया। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ने लगी थी। ठीक है। वैल्यू बढ़ने के पीछे एक कारण था कि जैसे कि प्लेग वगैरह फैला, तो उससे बहुत सारे पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी थी, बहुत सारे इकोनॉमिक डैमेज हो चुका था, तो इस वजह से लोगों को जितने भी बचे उनकी डिमांड बढ़ने लगी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे रिलीजियस एस्पेक्ट क्या रहा। तो रिलीजियस एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो पोप सेंटर होते थे, पोप हेड होते थे। तो पोप वॉज स्टिल एक्सट्रीमली पावरफुल एंड चर्च वॉज अ मेजर सोशल एंड कल्चरल फोर्स ऑफ दिस पीरियड, है ना। तो अगर बात करें चौसर की पहले की बात, तो पोप और चर्च के जो होते थे प्रीस्ट वगैरह, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते थे और उनकी ही बात मानी जाती थी। एक क्राउन जो कह सकते राजा महाराजा उनकी बात मानते थे, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया जाता था। फिर बात करें पेपेसी एक जो होती थी, एक ऑफिस या जुरिस्डिक्शन कह सकते हैं, पोप का एक गवर्निंग सिस्टम होती थी, जहाँ पर कह सकते हैं सुप्रीम हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च हैड द पावर ऑफ अपॉइंट बिशप। ओके, तो ये जो पेपेसी होती थी अपॉइंट करता था
कह सकते हैं कि एक बड़े पावर को एक बड़े बिशप के बिशप अपॉइंट करता था, है ना। पेपेसी एक जगह होती थी, एक इंस्टीट्यूशन होती थी जो बिशप को अपॉइंट करता था। द ब्लैक डेथ, लेकिन जब ब्लैक डेथ की बात करते हैं, जो प्लेग की बात करते हैं, जो महामारी की बात करते हैं, है ना, थिनिंग द रैंक ऑफ द क्लर्जी चर्च, चौसर एज द पोजिशन ऑफ church began to the gradually undermine and the people for the first time began to show sign of discontent against the churchman। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, जब लोगों की संख्या कम गई, कॉमन पीपल भी अब पावर में आने लगे, उनकी स्किल को पहचानने जाने लगे, तो उसमें फर्स्ट टाइम चर्च के खिलाफ लोगों ने बात किया, क्वेश्चन किया। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हुई। हम इस सब भी चीज़ें कहानी इस तरह से बता रहे हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं ताकि याद हो जाए कि पहले कंडीशन कैसे था और इंग्लैंड कैसे एक पावरफुल नेशन बनता है और कैसे इंग्लैंड एक कह सकते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। द वॉर इज़ कॉमनली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेज सेपरेटेड बाई ट्रसेस। तो वॉर को 3 फेजेज में डिवाइड किया गया था। जो 100 साल तक जो वॉर चला था फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में, तो पहला जो था एडवर्डियन एरा वॉर, याद रखेंगे, एडवर्डियन एरा वॉर 1337 से लेकर 1360 तक। ठीक है, एडवर्डियन एरा वॉर। दूसरा जो वॉर चला कैरोलिन वॉर 1369 से लेकर 1389, क्लियर यहाँ तक। और जो थर्ड वॉर चला द लैंकेस्ट्रियन वॉर, जो 1415 तक और 1453 तक। ठीक है, 1415 से लेकर 1453 तक ये चला। ठीक है, चौसर के बाद भी, डेथ के बाद भी। चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं कि एडवर्डियन वो एरा क्या था। एडवर्डियन जो वॉर था, जो फर्स्ट फेज था 100 ईयर्स, जो 100 साल का जो वॉर चल रहा था, 100 साल तक चला, उसका फर्स्ट जो फेज था वो उसका था एडवर्डियन एरा। ये जो था 1337 से लेकर 1360 तक, मैंने अभी बताया। इसमें आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटी यूटिल द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ ब्रेटिग्नी, मतलब जो वॉर चला वो ख़त्म कैसे होता है, ट्रीटी ऑफ ब्रेटिग्नी। ट्रीटी मतलब मध्यस्थता स्थापित होती है, ट्रीटी ऑफ ब्रेटिग्नी कहलाया। उसके बाद ये वॉर जो फर्स्ट फेज वॉर था 100 साल का एडवर्डियन एरा, वो ख़त्म हुआ। इस फेज में जो एडवर्ड थर्ड थे, एडवर्ड थर्ड का जो आर्मी था डिफीटेड द फ्रेंच, डिफीटेड द फ्रेंच एट द बैटल ऑफ क्रेसी, है ना। फ्रेंच की आर्मी को क्या करता है, हरा देते हैं। और किस बैटल में, बैटल ऑफ क्रेसी में। कब हराते हैं, 1346 में। एंड अगेन फिर से हराते हैं 1356 में, द बैटल ऑफ पोइटर्स। तो इस तरीके से ये जो वॉर चला, एडवर्ड थर्ड की आर्मी को हराया जाता है ना। एडवर्ड थर्ड की जो आर्मी है वो फ्रेंच को हराता है ना। और बैटल क्या था, क्रेसी, और क्रेसी कब होता है 1346 में, और एक होता है 1356 में। ठीक है, और दोनों में फ्रांस हार जाता है, और कह सकते हैं कि इसलिए इसको एडवर्डियन एरा कहा गया। आगे हम बात करेंगे कैरोलिन वॉर। कैरोलिन वॉर जो था सेकेंड फेज था जो 100 ईयर्स वॉर का, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चला। ठीक है, ये नाम जो पड़ा चार्ल्स फिफ्थ जो फ्रांस के थे उसके नामकरण के बाद, हु रिज्यूम द वॉर आफ्टर द ट्रीटी ऑफ ब्रेटिग्नी, है ना। फिर से इन्होंने वॉर करने की बात कही। फ्रांस के जो चार्ल्स फिफ्थ थे उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कैसे होगा, हमने हारा है तो मैं उसका बदला लूँगा। तो इन्होंने उल्लंघन किया ट्रीटी ऑफ ब्रेटिग्नी का और 1360 में, और ही वांटेड टू गेट बैक एवरीथिंग दैट फ्रांस हैड लॉस्ट। और वो चाहते थे कि फ्रांस ने जो ट्रीटी ऑफ ब्रेटिग्नी में जो लॉस्ट किया है, जो हारा है, जो अब वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, उसको वापस लाना होगा। ठीक है, एंड हिज अटेम्प्ट प्रूव्ड सक्सेसफुल, ही डिफीटेड द इंग्लैंड। और उन्होंने प्रूव भी किया कि कैसे, क्योंकि इंग्लिश को उन्होंने इंग्लैंड को हराया सेवरल टाइम्स, बहुतों बार,
बिकॉज ऑफ सिविल क्राइसिस एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड इस समय हारने के पीछे ये भी रीज़न था कि वहाँ सिविल क्राइसिस स्टार्ट हो गया था और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। इंग्लैंड में ही बगावत शुरू हो गई थी। क्लियर यहाँ तक? वो जो 100 साल का एक जो वॉर चला, उसी वॉर का लास्ट जो फेज था जिसको लैंकेस्ट्रियन वॉर कहा गया। लैंकेस्ट्रियन वॉर जो था थर्ड फेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच 100 Years War. It lasted from 1415 1415 when Henry V England invaded Normandy। है ना, इंग्लैंड का हेनरी फिफ्थ जो थे इन्वेट करते हैं, चढ़ाई करते हैं नॉर्मैंडी पर कब 1429 when English success were reversed by the arrival of John of Arc। The phase was so named because had its beginning in the plans of Henry IV। ओके, और इसीलिए ये हेनरी फोर का प्लान था। ओके, एंड द फर्स्ट ऑफ द हाउस लैंकेस्टर टू सीट इन इंग्लिश थ्रोन। और कह सकते हैं कि जो लैंकेस्टर जो डायनेस्टी था उसके घर से कोई अगर थ्रोन राजगद्दी पर बैठा था तो ये पहली बार था। इस वॉर का जो रिजल्ट रहा, फ्रांस इज बिलीव्ड टू हैव वॉन द लास्ट मेजर बैटल द 100 Years War। ओके, फ्रांस का मानना था कि द लास्ट मेजर बैटल ऑफ द 100 Years War बोथ फ्रांस एंड इंग्लैंड इमर्ज्ड एज मेजर नेशन स्टेट्स। और ये 100 साल के वॉर में ये प्रूफ कर दिया, जो ये निकल कर आया कि जो फ्रांस और इंग्लैंड है एक बहुत ही बड़ी स्टेट के रूप में सामने आए, एक स्टेट नेशन के रूप में सामने आता है। इस वॉर का असर क्या रहा? तो एक्सपेंडिचर, खर्च बढ़ गई थी, क्योंकि वॉर में बहुत सारे जो खर्च होते हैं है ना, उसके वजह से इकोनॉमिक जो था महंगाई बढ़ चुकी थी। और जिससे और जो महंगाई को मतलब ज़रूरत को पूरा करने के लिए टैक्स को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। और वो टैक्स किसको पे करने थे? कॉमन पीपल को। सोशल अनरेस्ट इन इंग्लैंड, इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड में बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हुआ। 40% ऑफ इंग्लैंड प्रीस्ट डाइड इन द एपिडेमिक। और दूसरी चीज़ कि 40% से ज़्यादा प्रीस्ट जो थे इंग्लैंड का, वो इस एपिडेमिक में मारे जा चुके थे। ब्लैक डेथ जिसको हम कह सकते हैं, प्लेग कह सकते हैं, वॉर कह सकते हैं। दिस लेफ्ट अ लार्ज गैप विच वॉज हास्टली फिल्ड विथ अंडर क्वालिफाइड एंड पुअरली ट्रेड। उसके बाद बात करते हैं कि द डिक्लाइन ऑफ चर्च पावर, चर्च की पावर को डिक्लाइन कर दिया गया, ख़त्म कर दी गई। इन्फ्लुएंस डैट कल्मिनेशन इन द इंग्लिश रिफॉर्मेशन। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि इंग्लिश जो रिफॉर्मेशन था वो सब चीज़ें इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। अब हम बात करते हैं ब्लैक डेथ की। तो ब्लैक डेथ जो था 1348 और 15 मतलब 2 साल तक जो ब्लैक डेथ बोला गया, ये एक प्लेग था जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ब्लैक डेथ में कब आया था? 1348 से 50 के बीच में 2 साल तक रहा। ब्यूबोनिक प्लेग था, ये ब्यूबोनिक प्लेग था, एक प्रकार का सीवियर और फैटल डिजीज थी जिसको अर्सिनिया जो एक बैक्टीरिया था, अर्सेनिया पेस्टिस, उससे होती है ना। तो ये आपका फ्ली तो उसके काटने से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? अर्सिनिया पेस्टिस। ओके, स्प्रेड प्राइमरली बाय बाइट्स, काटने से फैलता है। इट काउज फीवर, और इससे क्या होता है? फीवर आ जाना, सर में दर्द होना, ऐसी चीज़ें क्रिएट हुए। और मतलब जिससे बहुत सारे लोग मारे जा चुके। लगभग अगर हम बात कर सकते हैं इस एक फैला कब, तो लगभग फैल तो गया था आपका 47 में, लेकिन ये पूरी कंप्लीट जो अपना जमावड़ा बनाया था वो 48 से 50, लगभग 4 मिलियन पीपल। इससे सोचिए कितना ज़्यादा, 4 मिलियन पीपल लोग मारे जा चुके थे। और कह सकते हैं कि द फर्स्ट ब्रेक ऑफ प्लेग स्वेप्ट अक्रॉस इंग्लैंड 1348-49। द प्लेग किल्ड बिटवीन 30 to 40% ऑफ द पॉपुलेशन इंग्लैंड, है ना। 30 से 40% जो पॉपुलेशन था इंग्लैंड का, वो क्या कर चुका था? ये प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ के रूप में हम कह रहे हैं, ख़त्म कर चुका था। पीजेंट filled their fields, livestock were left to fend themselves and crops left to rot। ओके,
तो अब पीजेंट की जो किसान खेत पर काम कर रहे थे उसके लिए आदमी नहीं थे, तो आदमी की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए लोगों की वैल्यू बढ़ गई काम करने के लिए, है ना। काम करने के लिए आदमी नहीं है, तो काम के लिए अब जब एक काम है आदमी कम है, तो उसकी वैल्यू आदमी की बढ़ जाती है ना। ये सभी चीज़ें इफ़ेक्ट जो था, असर क्या रहा ब्लैक डेथ का, तो डेथ रिजल्टेड मेनी सोशल चेंजेस। पॉपुलेशन डिक्रीज करता है ना। लेबर्स अब उनकी जो वैल्यू बढ़ती है, वो लेबर्स अब नहीं रहे, थोड़ा उनकी लेवल बढ़ गई, है ना। पीजेंट एंड लेबर्स हु हैड सर्वाइव्ड स्टार्टेड डिमांड इंक्रीज वेजेज। अब उन्होंने अपनी मेहनता जो वेजेज हम बोलते हैं वो बढ़ गई। पीजेंट्स बेनिफिटेड थ्रू इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन एंड हायर वेजेज। अब भाई अच्छे सैलरी पर अच्छे जो दिहाड़ी होती है उस पर काम करेंगे। सोसाइटी बिकेम मोर मोबाइल, है ना। सोसाइटी जो है एक एक जो कॉमन पीपल का सोसाइटी था, लोग एक साथ आए, मूव टू एक्सेप्ट वर्क वेयर दे कुड कमांड गुड वेजेस। इन सम केस मार्केट टाउन डिसअपियर्ड और सफर्ड अ डिक्लाइन डिस्पाइट इकोनॉमिक बॉर्न इन रूरल एरिया। अब धीरे धीरे लोग शहर नहीं जाने लगे और धीरे धीरे गांव में ही क्या हुआ, इकोनॉमी बूम करता है। इकोनॉमी क्या करता है, बूम करता है, फैक्ट्री वगैरह लगने लगे, क्योंकि गांव में अभी भी लोग थे, शहर के लोग बहुत ज़्यादा। कोई भी पेंडेमिक या एपिडेमिक आता है तो उसमें ज़्यादातर इफेक्ट कौन होता है, शहर के लोग। गांव भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन शहर ज़्यादा इफेक्ट होता है। फिर बहुत सारे पीजेंट्स का भी रिवॉल्ट स्टार्ट होता है 1381 में। पीजेंट रिवॉल्ट स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेट मेडाइवल यूरोप, द इमीडिएट कॉज ऑफ अपराइजिंग वाज द पोजीशन ऑफ थर्ड पोल टैक्स। इसमें क्या था कि जो क्रिपलिंग टैक्स था एवरीवन ओवर द एज, इसमें था कि जो क्रिपलिंग टैक्स था, जो भी जिसका भी एज 15 साल से हो रहा है उनको 1 शिलिंग एक प्रकार का करेंसी नेम है, पे करना होता था। 1 शिलिंग पे करना था। द पीपल वर ऑलरेडी रीलिंग अंडर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी एज रिजल्ट ऑफ द ब्लैक डेथ, है ना। ब्लैक डेथ अभी तुरंत आया था और उसके वजह से लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, है ना। बहुत सारे लोगों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया। तो रिवोल्ट स्टार्ट होता है 7 जून 1381। वैट टेलर ज्वाइन द अपराइजिंग, मेडस्टोन एंड एज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ द नेटिस रिवेल्स, है ना। जिसको टेलर द रिवेल्स मर्ज्ड टू लंदन, है ना। ऑन 14 जून 1380 रिचर्ड सेकेंड एग्रीड टू मीट वॉट टेलर एंड द रिवेल्स इन। और फिर मतलब रिचर्ड जो सेकेंड थे मिलने के लिए रेडी होते हैं। इस तरह से वॉर जो था, फिर डिमांड जो थी उन्होंने मिलने के बाद माना, और फिर इस तरह से वॉर को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। आई होप इसको समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑफ चौसर्स लाइफ। अब हम इनकी बर्थ ऑफ जॉफ्री चौसर की बात करते हैं तो 1340 में इनकी 40 से 45 तक इनकी बर्थ को माना जा करता है। चौसर जो था कह सकते हैं कि सर्व्ड इन द रिट्यून ऑफ लिनियल इन द वॉर इन फ्रांस। 37 में चौसर ट्रांसलेट पार्ट ऑफ रोमांट ऑफ द रोज। 68 में इन्होंने क्या किया, चौसर राइट्स द बुक ऑफ द डचेज, है ना। इन्होंने लिखा 1369 में चौसर ट्रैवल टू नॉर्दर्न फ्रांस में हो जाते हैं, सर्व एज द आर्मी ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। 1378 में चौसर ट्रैवल टू इटली, मिलान में जाते हैं एंड डिप्लोमेटिक मिशन पर। 1378 से 81 में चौसर राइट सेंट सिसेलिया द हाउस ऑफ द फेम एंड ए लीडर, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। 78 to 81, ठीक है। 1380 में accuse the raptors rape of the Sicily champions. चौसर राइट्स द पार्लियामेंट ऑफ फॉल, है ना। 1380 में 81 से 86 चौसर जो है वॉइस को लिखते हैं। 85 में चौसर ग्रांटेड परमानेंट डिप्यूटी इन द कस्टम्स। 85 to 89 में चौसर सर्व एज द जस्टिस ऑफ द पीस ऑफ केंट, ओके। 86 चौसर बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर केंट, ओके। केंट के लिए मेंबर बनते हैं। 87 to 98 चौसर बिगेन द कैंटरबरी टेल्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 87 से 92 चौसर जो है कैंटरबरी टेल्स स्टार्ट किए।
लिखना 18 अपॉइंटेड क्लर्क वर्क एट द वेस्टमिंस्टर टावर ऑफ लंदन। 1390 में पॉइंट कमिश्नर ऑफ वॉल्स है ना एंड डिचेस। बहुत सारे कमिश्नर भी इन्हें अपॉइंट किया जाता है, जैसे वॉल्स और डिचेस का बने, है ना, क्लर्क भी बने, बहुत सारे काम ये करते हैं। तो इस तरह से इनका क्रॉनिकल एज है ये सभी। 91 में चौसर रिटायर फ्रॉम क्लर्कशिप ऑफ द किंग वर्क्स, और ना किंग वर्क्स के क्लर्कशिप से ये रिटायर होते हैं 91 में, और फिर से अपॉइंट किए जाते हैं फॉरेस्टर ऑफ रॉयल फॉरेस्ट एंड नॉर्थ पेथॉर्टन समरस्ट। 91 से 92 में राइट्स द ट्रीटी ऑफ द एस्ट्रोलेवल। ओके, 92 to 95 इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इसी में मोस्ट ऑफ द कैंटरबरी जो था टेल्स जो था कहानी थी। कैंटरबरी एक जगह इंग्लैंड में, उसी पर बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं और एकत्रित होते हैं, सब कहानी सुनाते हैं। ठीक है। चौसर्स ग्रांटेड एन्यूटी टू फॉर लाइफ 20 पाउंड्स ऑफ द किंग। तो इस तरह चौसर की डेथ हो जाती है 1400 में, अक्टूबर 25 अक्टूबर का टाइम रहता है। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे इनका वर्क्स क्या क्या रहा है। ठीक है, तो द पीरियड ऑफ चौसर्स लाइफ, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड हम लोग देखेंगे। यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो ये पहले हम लोग बिगिनिंग और चौसर के पहले बिगिनिंग कैसी सिचुएशन है, कौन कौन सा वॉर हुआ, और चौसर के एज के बाद या चौसर के आने के बाद क्या क्या कंडीशन रहा, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसी से रिलेटेड थर्ड वीडियो में आपको हम डालेंगे टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।